A very warm and pleasant and enthusiastic welcome to one and all presented over here. This is me, Yatharth, today going to teach you Biology Class 10. The chapter is the favorite one of every student. How do organisms reproduce? So, we will discuss how do organisms reproduce. Let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस, हमें ये जानना चाहिए, हमें ये पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो कि हमारा बायो का थर्ड चैप्टर है. तो हमें रिप्रोड्यूस से क्या कुछ ऐसा समझ में आ रहा है. रिप्रोडक्शन, सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं. रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच a living organism produce similar young ones. ठीक है. अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने तरह ही एक सिमिलर यंग वन, मतलब कोई छोटा बच्चा, जैसे मान लो हमारे पास थी एक कैट. कैट गिव बर्थ टू किटन्स. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यंग था, देखो एक हमारा एडल्ट क्या करता है, बर्थ करता है अपने जैसे. किटन्स भी कैट की तरह ही दिखती हैं, तो किटन्स क्या हो गई, यंग वंस हो गई किसकी, कैट की. तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी तरह ही एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ वेरिएशंस के साथ. अब देखो क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी समझ लो. जेनेटिक मटेरियल हमारा कहाँ स्टोर होता है, डीएनए में. रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है एक सेल में, और वो सेल धीरे धीरे डिवाइड करते करते एक बॉडी बना देती है. अभी इतना समझो, अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में सब समझेंगे. ये समझ लो, जेनेटिक मटेरियल हमारा किसमें स्टोर होता है, डीएनए में. आगे बढ़ते हैं तो कुछ और, जैसे डीएनए रेप्लिकेट्स. अभी मैंने बताया जो डीएनए होता है रेप्लिकेट करता है किस टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे, जिससे कि हमारी बॉडी क्या होती है, मल्टीपल सेल से बन जाती है. अब मल्टीपल सेल्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं. जब मल्टीपल सेल्स होंगे तो हमारी बॉडी में मल्टीपल डीएनए भी होंगे. तो कुछ पेयर ऑफ जो हमारे डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेंडर को आइडेंटिफाई करने में, और कुछ पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, शेप, कलर को बनाने में हेल्प करते हैं. तो अब हमको बेसिकली पढ़ना है रिप्रोडक्शन के टाइप. तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन मेजरली हमारा टू टाइप्स का होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर हमारा 6 टाइप में डिवाइड होता है. एक होता है पहले फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन, फिर बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, और एक होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है. और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्टर में दो लोग का पढ़ना है. जैसे एक हो गया फ्लावर्स का, फ्लावर्स में भी हिबिस्कस का, ठीक है, और एक ह्यूमंस का.
तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें रिप्रोडक्शन फर्दर कितने टाइप्स का डिवाइड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स मिलकर क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये सब हमने डिटेल में पढ़ना, तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में फर्दर क्या होता है, टाइप्स होते हैं जैसे कि फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट बॉडी क्या करती है, अपने जैसा सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे वेरिएशन का जो लेवल होता है बहुत कम होता है। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये मैंने ऐसे सिंबल बनाया है, ये रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, सिंगल पेरेंट बॉडी produces offspring without major variation। ठीक है, ये लाइन अगर आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा, लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल पेरेंट बॉडी होती है, मतलब एक पेरेंट था, जैसे कि एक प्लांट था, तो क्या किया उसने, प्लांट ने अपने जैसे ही एक प्लांट किससे, सीड से फॉर्म कर लिया या फिर स्टेम से फॉर्म कर लिया। तो इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे वो होगा, सीड का एग्जांपल यहाँ पे नहीं होगा, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग जो बोलेंगे वो होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अब बेसिकली मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको हम लोग यहाँ से तोड़ दे रहे हैं तो ये भी पार्ट डेवलप कर जा रहा है, ये भी पार्ट डेवलप कर जा रहा है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, यहाँ से कुछ छोटा सा बड निकल रहा है और वो डेवलप होते होते बड़ा सा एक और ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, फिर बड़ा होने के बाद यहाँ से ब्रेक हो जा रहा है, तो ये दो ऑर्गेनिज्म फिर से इसने रिप्रोड्यूस किया। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बेसिकली ऐसे ऐसे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो होता है फिजन। तो देखते हैं फिजन होता क्या है। देखो बेसिकली आप लोगों को फिजन पढ़ना है, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, आप साथ साथ में मेरे लेक्चर के साथ नोट्स बनाते चलो, नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू आर वाचिंग माय लेक्चर। और आप किसी भी लेक्चर, मेरे लेक्चर नहीं, किसी भी लेक्चर आप देखो तो आप नोट्स बनाते चलो, क्योंकि इस टाइम पे नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको हर टाइम पे लेक्चर नहीं देखना है, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे आप लेक्चर देखने बैठोगे तो ये लेक्चर लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का हो सकता है, तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे एक चैप्टर को तो नहीं दे सकते हो। अगर आपके नोट्स रहेंगे तो आप क्विक रिवाइज कर पाओगे 10-15 मिनट में, तो इसी वजह से आप अपने नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम फिजन। तो फिजन क्या होता है, सेल डिवाइड होता है इक्वली कितने डॉटर सेल्स में। अब कितने डॉटर सेल्स है वो मैटर करता है उसके टाइप्स में। तो पहले यहाँ फिजन अच्छे से समझ लेते। देखो एक सेल है मान लो हमारे पास, वो क्या कर रहा है, फर्दर डिवाइड कर रहा है, या फिर दो डॉटर सेल्स में या फिर मल्टीपल डॉटर सेल्स में। तो अगर वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा तो ऐसे फिजन को हम लोग बाइनरी फिजन बोलेंगे। बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स डिवीजन ऑफ सेल्स। मल्टीपल फिजन क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल, एक सेल क्या करता है मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ऐसे फिजन को हम लोग मल्टीपल फिजन भी बोलते हैं। तो अब देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल इन टू डॉटर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल्स होता है कितने, दो डॉटर सेल्स में सिर्फ। इसका एग्जांपल हो जाएगा एमीबा। मान लो ये एमीबा का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मान लो ये न्यूक्लियस था, फिर अब यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ऐसे न्यूक्लियस हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस अगर अच्छे से डिवाइड हो गया तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म अगर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो फिर हमारा सेल डिवीजन प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस यहाँ भी है और साइटोप्लाज्म यहाँ भी है, न्यूक्लियस यहाँ भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ भी है, तो मतलब एक सेल से हमारे दो सेल्स फॉर्म हो गए। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन।
और ये किसके अंदर आता है, फिजन के अंदर में आता है। देखो साथ साथ में इनके एग्जांपल्स याद करते जाओ। देखो बाइनरी फिजन का एग्जांपल हो गया अमीबा। अब मल्टीपल फिजन समझते हैं, डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल इन मल्टीपल डॉटर सेल्स। देखो डी मैंने लिख दिया, अब डॉटर लिख देना, डॉटर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे सेल का डिवीजन होता है किसमें, मल्टीपल डॉटर सेल्स में। यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा हमारा प्लाज्मोडियम, जो किसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमें ये क्या कॉज करता है, निमोनिया बॉडी में हमारे, सॉरी निमोनिया नहीं, देखो जो ये हमारा जो प्लाज्मोडियम है ये किसके अंदर में आता है, मल्टीपल फिजन के अंदर में आता है। देखो अब प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मान लो एक न्यूक्लियस है, ऐसा समझो, एक एक साइटोप्लाज्म था, एक न्यूक्लियस था। अब ये फर्दर क्या करेगा, अपने अंदर ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स बना लेगा, अपने अंदर ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स इसने बना लिए, डिवीजन के लिए ये तैयार है, ऐसे ऐसे सेल्स बना लिए। फिर क्या करेगा, अगले स्टेप में ये ब्रेक हो जाएगा, मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, सारे सेल्स बाहर चले जाएंगे और ये सेल्स फिर से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पे। उसके बाद फिर ये ग्रोथ करके फिर से एक प्लाज्मोडियम नया बना लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, और हमारे बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल एमीबा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सेल्स हमारा इक्वली डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में। अब चाहे वो दो टाइप्स में डिवाइड कर रहा है या फिर मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड, अगर वो दो में करेगा तो बाइनरी फिजन, अगर वो मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा तो मल्टीपल फिजन। अब देखो बाइनरी फिजन का एग्जांपल एमीबा हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल हमारा प्लाज्मोडियम हो जाएगा, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, फट जाएगा, उसकी वॉल फट जाएगी और सारे सेल्स बाहर चले जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट होके एक नई बॉडी बना लेंगे। चलो इसी के साथ हमारा फिजन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म divide into fragments and each fragment develops new body। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, इसमें होता है जैसे ये प्रोसेस होता है कब, जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिवाइड करता है अपने आप को फ्रेगमेंट्स में। मान लो ये ऑर्गेनिज्म था, इसने अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये फ्रेगमेंट जो ये टुकड़ा है ये क्या होगा, फिर ग्रोथ करेगा और अपने अपने आप को पूरा कर लेगा, मतलब ये चारों फ्रेगमेंट्स फिर से चार ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। तो यही होता है फ्रेगमेंटेशन। इसी की तरह सिमिलर होता है बडिंग, जिसको कि हम लोग डिफरेंस के साथ अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा स्पाइरोगेरा, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ठीक है, आप देखो मान लो ये स्पाइरोगेरा है, ठीक है, ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलते सीधे। देखो ये जो हमारा स्पाइरल्स हैं, ये देखो ये जो हमारे पास स्पाइरल्स है ये फुलफिल होता है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। और इनके बीच में जो मिड में होता है यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है। सबके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है और ये स्पाइरल्स होते हैं, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। अब देखो मान लो इसको हमने यहाँ से मिड से कट कर दिया, तो ये कितने सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, दो सेगमेंट्स में। ठीक है, दो सेगमेंट्स में ये डिवाइड हो गया।
अब क्या करेगा, एक एक सेगमेंट फिर आगे चल के क्या करेगा, एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी होती है जो कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, चाहे वो 2 4 8 10 जितने भी फ्रेगमेंट्स में हो, और वो फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, कंप्लीट बॉडी में फिर से अपने आप को बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका, स्पाइरो वगैरह का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा स्पाइरो वगैरह का। ये होता है फ्रेगमेंटेशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है अपने आप को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या फिर सेक्शंस में, और उसके बाद जो सारे सेक्शंस या फिर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपने आप को नई बॉडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे ये हमारा स्पाइरो वगैरह, ये जो हमारे ऐसे ऐसे स्पाइरल्स है, ये किसके बने होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के। और ये जो हमारा डेंस फ्लूइड है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मान लो अगर इसको फर्दर हमने ब्रेक डाउन कर दिया इसका दो पीसेस में, तो दो पीसेस फिर आगे चल के कंप्लीट बॉडी बना लेंगे। और ये किस में होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरो वगैरह, जिसका ये स्ट्रक्चर भी है। आपको कई बार बोर्ड्स में डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने को भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जस्ट कीप इन माइंड। सो लेट्स स्टार्ट विद रीजनरेशन। अब देखो, रीजनरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होती है, बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है, बॉडी ब्रेक डाउन and each part develops into new organism। अब कुछ कुछ तो सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद एक और लाइन है जो कि आपका डाउट निकाल देगी। पहले इतना समझ लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन में भी हमारी बॉडी क्या कर रही थी, ब्रेक डाउन हो रही थी और डेवलप हो जा रही थी नई ऑर्गेनिज्म में। यहाँ भी सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसकी हेल्प से हो रहा है, विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स। देखो, फ्रेगमेंटेशन में कहीं से भी आप कट कर दो, कहीं से भी वो डेवलप कर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर स्पेशलाइज सेल्स एब्सेंट है तो वो बॉडी का पार्ट डेवलप नहीं करेगा। अगर स्पेशलाइज सेल्स है तो वो बॉडी का पार्ट डेवलप करेगा। देखो, इसमें भी क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी होती है और उसके बाद से वो नई बॉडी पार्ट्स में डेवलप कर जाता है, किसकी हेल्प से, स्पेशलाइज सेल की हेल्प से। कुछ सेल्स होते हैं जो कि डिवीजन में हेल्प करते हैं और डिवाइड करते करते वो नई बॉडी बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा प्लानेरिया। जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया प्लानेरिया का, ठीक है। मान लो इसको हमने 3 पीसेस में कट किया। देखो, ये जो डायग्राम है बोर्ड में इससे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको हमने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया मान लो 3 पीसेस में। अब जो ये 3 इंडिपेंडेंट पीसेस हैं वो क्या करेंगे, फर्दर एक प्लान एरिया की बॉडी बना लेंगे, ठीक है। ये फर्दर क्या करेंगे, एक प्लान एरिया की बॉडी बना लेंगे। अब देखो, एक प्लान एरिया से 3 प्लान एरिया बने। तो रिप्रोडक्शन ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडिविजुअल फर्दर अपने जैसा सिमिलर यंग वन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इस रिप्रोडक्शन के मोड को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं, जो कि स्पेशलाइज सेल्स की हेल्प से होता है। देखो, ये बॉडी पार्ट यहाँ पे था जिसने कि ये बॉडी पार्ट फिर से डेवलप कर लिया। यहाँ पे ये बॉडी पार्ट था, फर्दर इसमें ये दोनों डेवलप कर दिए। यहाँ पे ये बॉडी पार्ट था जिसने पूरी बॉडी फिर से कंप्लीट डेवलप कर ली। तो इस प्रोसेस, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। अब हमारे पास आता है बडिंग। सो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। इस ऑर्गेनिज्म, जो हमने ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर बनाया उसको हमने क्या बोला, प्लानेरिया, ठीक है। उसको हमने बोला प्लानेरिया। तो नाम याद करते चलना, एग्जांपल से याद करने चलना, डायरेक्ट एग्जांपल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो, बडिंग क्या होता है, देखो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि पेरेंट बॉडी से एक सिमिलर बड बनता है, और बड बनने के बाद वो क्या करता है, अडल्ट होने के बाद वो डिटैच कर जाता है। मीन्स अ स्मॉल बड develops from parent body
and detach when became adult। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा बड, मान लो ये पेरेंट की बॉडी थी, इसमें एक छोटा सा बड बना, फिर आगे चल के ये बड बड़ा हो गया, फिर ये क्या करेगा, डिटैच कर जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट, और एक नया ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं बडिंग। बडिंग कौन शो करता है, हाइड्रा शो करता है, तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। देखो सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, द ऑर्गेनिजम्स विच शो बडिंग, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के। तो देखो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मान लो पहला ये हमारा इंडिपेंडेंट हाइड्रा था, इसमें फिर बड आया, फिर वो बड क्या किया, ग्रो कर गया, फिर ग्रो करने के बाद वो क्या कर गया, डिटैच कर गया अपने पेरेंट बॉडी से, वो डिटैच कर गया, मतलब वो अपनी पेरेंट बॉडी को छोड़ के डिटैच कर गया, मतलब उसने अपने पेरेंट बॉडी को क्या किया, छोड़ दिया, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन के बाहर निकल गया। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बडिंग बोलते हैं। तो बडिंग क्या होता है, स्मॉल बड डेवलप्स, एक छोटा सा बड डेवलप करता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी, मतलब पेरेंट बॉडी से, एंड डिटैचेज व्हेन बिकम एडल्ट, और जैसे ही बड़ा हो जाता है वो क्या कर जाता है, डिटैच यानी कि टूट जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, और ये बर्ड जो होता है अपने अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म, खुद एक अलग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रोसेस, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं बडिंग। सो बडिंग कौन शो करता है, हाइड्रा, ये स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। देखो अब हमें पढ़ना है क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी यूज पार्ट्स ऑफ प्लांट टू मेक अ न्यू बॉडी। देखो यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज करते हैं एक नई बॉडी बनाने में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फर्दर हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है हमारा नेचुरल। देखो आर्टिफिशियल क्या होता है, जहाँ पे ह्यूमन का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, और नेचुरल क्या होता है, जो क्या होता है बिना किसी चीज के खुद से हो जाता है। देखो जैसे कि हमने क्या किया, एक प्लांट का लीव था, वो क्या हुआ, धरती पे गिर गया, अब इस प्लांट के लीव से, इसके नोड से क्या हुए, नए नए प्लांट्स डेवलप होने लगे। ये रियल केस है, कई लोगों को लग रहा होगा ये फेक है, नहीं ये रियल है। देखो प्लांट के नोड से नए प्लांट्स डेवलप करने लगे, तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, विच कम्स अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर रिप्रोडक्शन टॉपिक। तो इस ये जो लीव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BRYOPHYLLUM, इस पत्ती को हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइलम लीफ। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसका किसका यूज करके हो जाता है, जैसे रूट्स, लीव्स, स्टेम, इन सब का यूज करके हमारा नेचुरल वाला होता है, जो कि विदाउट इंटरफेरेंस, विदाउट ह्यूमन, जो कि बिना ह्यूमन के होता है। और यहाँ पे क्या होता है, विथ ह्यूमन, किसकी वजह से होता है, ह्यूमन की वजह से ही होता है, ह्यूमन ही करवाते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे होता है जैसे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब क्या है हमारे
ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही होते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। अब देखो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम एक प्लांट के कुछ टिश्यूज को लेते हैं और उनको क्या करते हैं, वेल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उनको ग्रो कराते हैं। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर, विच कम्स अंडर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कटिंग में क्या होता है, हम किसी प्लांट के स्टेम को बराबर 45 डिग्री के एंगल पे कट करके उसको क्या करते हैं, कहीं पे सॉइल में क्या करते हैं, लगा देते हैं, जो कि फर्दर क्या करता है, एक प्लांट बन जाता है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे मैंगो का एक अलग स्पीसीज ली, उसको 45 डिग्री के एंगल पे रखा, फिर एक दूसरा स्टेम मैंगो का लेके 45 डिग्री के एंगल पे कट करके इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया और टेप से हमने इसको रैप कर दिया, और फिर कुछ दिनों बाद ये जो ऊपर का स्टेम होगा वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो सिंपली मेजरली यही था हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। देखो आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट ले लो और पानी वानी पी लो, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन स्टार्ट करते हैं। देखो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम्म। अब एक इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आप खुद से रिलेट भी कर सकते हो, और ये काफी इम्पोर्टेंट रहता है बेसिकली उन बच्चों के लिए जो लोग जिन लोगों के पास अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के पार्ट्स का भी खुद नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। और ये चैप्टर बेसिकली आपको इसी मोटिव से पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि इसको अलग वे में ले जाते हैं, छोड़ो उसको। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस यंग वंस। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे बेसिकली हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ये हमारी मेल बॉडी है और ये हमारी फीमेल बॉडी है। मेल बॉडी से हमारा क्या आया, स्पर्म। फीमेल बॉडी से क्या आया, ओवा। ये दोनों फ्यूज करके क्या बना देते हैं, जाइगोट। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाट इज जाइगोट? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल विच इज नोन एज जाइगोट। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मेल बॉडी थी, एक फीमेल बॉडी थी, इन्होंने क्या किया, मेल ने स्पर्म और फीमेल ने ओवा दिया, उसके बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट का क्या केस होता है, ये देखते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हमें हिबिस्कस के बारे में पढ़ा, तो हिबिस्कस का स्ट्रक्चर पहले इधर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होते हैं हमारे मान लो ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। ठीक है, अब देखो हमें लेबलिंग सारी इसी में करनी है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल,
इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, और इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। एंथर क्या कंटेन करता है? पॉलन ग्रेन्स। ओवरी क्या कंटेन करती है? एग्स। एग्स प्लांट की केस में नहीं, सिंपली इमेच्योर सीड्स को वो कंटेन करती है। देखो टोटली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिला के हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या? देखो जो हमारा स्टिग्मा होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो। जो हमारा स्टिग्मा होता है वहां पे एंथर से पॉलन ग्रेन्स क्या आते हैं, आके इस पे स्टिक कर जाते हैं और फिर वो अंदर एंटर करते हैं और ओवरी में जाके क्या करते हैं, उनके एग्स से क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद वहां पे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो जो हमारा होता है, हाँ मैं क्या बता रहा था, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा मिला के क्या बनाते हैं, पिस्टल। ये होता है फीमेल पार्ट, और एंथर और फिलामेंट क्या बनाते हैं, स्टेमन। क्या बनाते हैं, स्टेमन, जो कि होता है हमारा मेल पार्ट। अब हम लोग इसी से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस क्या था। अगर हम लोग पॉलिनेशन पढ़ना है, सबसे पहले इस फिगर से समझ। देखो यहाँ पे ये जो हमारा है ये मेल पार्ट है, ये हमारा जो है ये फीमेल पार्ट है। मेल से क्या हुआ, मान लो पॉलन ग्रेन्स किसी पॉलिनेटर की हेल्प से, मक्खी, मच्छर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म, बर्ड, हनी बी, किसी के भी हेल्प से यहाँ तक आया, फिर वो क्या करेगा, एंटर कर जाएगा किसमें, ओवरी में। यहाँ पे क्या होता है, बंच ऑफ एग्स ऐसे पड़े रहते हैं। अब ये जाके इससे फ्यूज कर गया सब, फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो जो सीड होगा और ये जो ओवरी होगी ये किस में डेवलप कर जाएगी, फ्रूट में। किसमें, फ्रूट में। यही प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, जब एक स्टिग्मा पे क्या जाके पॉलन ग्रेन एंथर से होते हुए स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है। पॉलिनेटर की हेल्प से, पॉलिनेटर हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उनको हम लोग बोलते हैं, उनकी हेल्प से अगर ये प्रोसेस होता है तो इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लेना, लेबलिंग कर लेना, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब हमें पढ़ना था प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, the fusion of pollen grain फ्यूजन नहीं, हाँ फ्यूजन भी बोल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन विथ फीमेल सेक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। देखो जब पॉलन ग्रेन क्या करता है, एंथर से स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन फर्दर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, या फिर वो सेम फ्लावर में हो रहा है या फिर वो डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है। सेम में होगा तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे फ्लावर से होगा तो हम लोग उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, जो कि काफी फेमस है हमारे एरिया में। देखो अब यहाँ पे देखो, मान लो फ्लावर ये है, फ्लावर का मान लो ये स्टिग्मा है, और ये एंथर है, हम सारे पार्ट्स नहीं बनाते हैं, ये एंथर है, और ये एक और फ्लावर है, इसका ये एंथर है और वो स्टिग्मा है, ये एंथर है और स्टिग्मा है। मान लो पॉलिनेटर ने क्या किया, यहाँ से पॉलन ग्रेन ले जाके इस स्टिग्मा पे, इसके बावजूद इस स्टिग्मा पे पेस्ट कर दिया,
मतलब यहाँ पे जो बॉडीज हैं वो डिसिमिलर है, मतलब एक नहीं है, वो दूसरी बॉडीज है, दूसरे फ्लावर पे लाके इसमें स्टिक कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एंथर और जिसमें एंथर भी सेम फ्लावर का हो और स्टिग्मा भी सेम फ्लावर का हो, और ये एंथर से स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाए, इस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ बोलते हैं। जो कि सेल्फ खुद फ्लावर, अकेले फ्लावर में ही होता है और ये दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन फ्रॉम द स्टेमिन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। इस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन ऑफ द स्टेमिन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू अनदर फ्लावर, मतलब दूसरे फ्लावर पे जाके ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पॉलन ग्रेन दूसरे, सॉरी, पॉलन हमारा दूसरे फ्लावर पे जाके ट्रांसफर हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब पहले हम लोग एक और टर्म समझ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है? देखो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट, देखो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है? बेबी। ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, मान लो ये स्पर्म है और ये ओवा है, ये इससे जाके फ्यूज कर जाता है और एक नया सेल यानी कि प्रोजेनी का सेल फॉर्म कर जाता है। ये स्पर्म है, ये ओवा है और ये जाइगोट है, जाइगोट। ठीक है, तो जब स्पर्म ओवा से कंबाइन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो एक प्रोसेस होता है हमारा जर्मिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन के कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। जैसे देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद फीमेल गैमेट्स। देखो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मेल जर्म सेल फीमेल से जाके क्या कर देते हैं, कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म जाइगोट, जो कि मैंने अभी बताया। एज सुन एज द पॉलन ग्रेन ऑन द सूटेबल स्टिग्मा। देखो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पे जाके क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। इट रीचेस, ठीक है, एंड इट स्टार्ट फर्टिलाइजिंग। देखो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं अंटिल द सीड ग्रो, मतलब जब तक सीड ग्रो ना हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे एक सीड क्या होता है, ग्रो कर जाता है एक प्लांट में, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब देखो क्या होता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा किस किस चीजों से मिलके बना होता है? टेस्टिस और हमारा वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया तो बेसिकली हमें बाद में पढ़नी है। वास इफ्रेंशिया वो पढ़नी है। देखो टेस्टिस और स्क्रोटम, इन दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। टेस्टिस क्या होता है, मेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो हमारा टेस्टिस है। अब यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे तीन ग्लैंड्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा यूरेटर होता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जाके जुड़ा होता है। और ये हमारा जो प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। आप बेसिकली ऐसे समझो, एक एक पार्ट्स को लेबल करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, ये जो हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, ये हमारा जो है इसको, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं यूरेटर, ये काउपस ग्लैंड, ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सब हो गया, आई थिंक ऑल इज लेबल्ड, यस। ये यूरेथ्रा, सॉरी ये नहीं लेबल, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। देखो अब क्या होता है, हमारे टेस्टिस को क्या करना रहता है, स्पर्म बनाना रहता है, और एक हार्मोन बनाना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। टेस्टोस्टेरॉन भी हमारा टेस्टिस में बनता है, और हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन भी टेस्टिस में ही होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, वो एंटर कर जाता है हमारे ये ट्यूब में, जो कि कॉमन पाथ होता है किसके लिए, यूरेथ्रा में जो कॉमन पाथ होता है किसके लिए, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से यूरिन भी आती है, और यहीं से हमारा स्पर्म जो कि जेनेटिक सॉरी जो कि हमारा जीन्स कैरी करता है वो भी आता है, ठीक है। अब यहाँ से वो आता है, मान लो स्पर्म आ रहा है, और फिर स्पर्म हमारा पेनिस से क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और यहीं से हमारा यूरिन भी क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म के लिए। स्पर्म आते आते किससे मिलता है, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड से और काउपस ग्लैंड से। सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड क्या कर देता है, उसमें सेमाइनल फ्लूइड डाल देता है, जिसकी वजह से स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड, स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड मिलके क्या बना देते हैं, सीमन बना देते हैं, सीमन। तो ये जो हमारा पेनिस से बाहर आता है, इसको हम लोग स्पर्म नहीं, इसको सीमन बोलते हैं। और स्पर्म कब तक बोलेंगे, जब तक ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड से मिला नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब टेस्टिस में वो स्पर्म है, लेकिन बाहर आते आते वो सीमेन बन जाता है। अब ये सीमेन क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ताकि वो वेजाइना में इजीली क्या कर सके, अंदर जा सके। काउपस ग्लैंड का क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, देखो जो हमारा वजाइना होता है वो काफी बेसिक नेचर का होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, स्पर्म पे कोटिंग चढ़ा देता है काउपस ग्लैंड, जिसकी वजह से स्पर्म हमारा प्रोटेक्ट रहता है। तो काउपस ग्लैंड का काम प्रोटेक्टिव शील्डिंग करना होता है, और सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड का मोटिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये है हमारा सिंपली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कुछ कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि टेस्टिस, वास डिफरेंशिया और स्क्रोटम का मेजर रोल। तो देखो अब हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें टेस्टिस पढ़ना है। तो टेस्टिस क्या होता है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहला लिखो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, दूसरा लिखो प्रेजेंट इन मेल्स, तीसरा लिखो प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि हमारी मेल बॉडी को क्या करता है, मेल में कन्वर्जन में हेल्प करता है। जैसे हमारी वॉइस को क्या करना, डीप बना देना,
या फिर हमारा जो शोल्डर पोर्शन होता है उसको ब्रॉड कर देना। मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, उल्टे करता है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा ये होता है, ये प्यूबर्टी कंटिन्यू, जब तक ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तब तक करता है जब तक हमारी लाइफ रहती है, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली टेस्टिस का इतना ही फंक्शन है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो बढ़ते हैं हम स्क्रोटम की तरफ। तो स्क्रोटम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। स्क्रोटम भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। वो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको जो कि क्या करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। स्क्रोटम, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम क्या करता है, इट इज द थिक स्किन दैट मेंटेन्स द temperature inside the testis, means thick skin which maintains the temperature of testis। अब बताओ, टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखो, टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किस पे, एक कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। और उस टेम्परेचर पे जाने के लिए जो हमारा स्क्रोटम होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर से क्या करता है, प्रिवेंट करता है और इसका टेम्परेचर बनाए रखता है, ठीक है। तो स्क्रोटम का ये फंक्शन होता है। अब देखो, अब हमारा एक होता है वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया क्या होता है, वास डिफरेंशिया स्पर्म को क्या करता है, फॉर स्पर्म बनने के बाद उसको जो डिलीवरी होती है, स्पर्म की डिलीवरी पेनिस के थ्रू, उसमें वो हेल्प करता है। ये भी देख लो क्या होता है, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया एक ट्यूब होती है जो कि क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म नहीं सीमेन, स्पर्म नहीं सीमेन, ट्रांसफर ऑफ सीमेन में हेल्प करती है। यूरेट्रा क्या होता है, दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज, जो कि स्पर्म और यूरिन के लिए, देखो यूरेट्रा क्या करता है, दोनों पैसेज फॉर्म करता है स्पर्म और यूरिन के लिए, जिसकी वजह से उसको यूरिनियो जेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें पढ़ना है फीमेल वन। तो मेल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं फीमेल वन। देखो, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल कभी कम नहीं होती है इन केस ऑफ टीचिंग ओनली। फीमेल reproductive system, as for system you can even understand। अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, sorry, this diagram is too confusing and very bad। Let me make the diagram first। My chalk is also over now। ठीक है, अब यहाँ पे होती है हमारी ओवरी। यहाँ पे होती है हमारी ओवरी, कनेक्टेड होती है किससे,
हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब देखो ये जो लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। अभी हम एक एक चीज का फंक्शन इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। इसको हम लोग बोलते हैं यूटरस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वजाइना। बेसिकली इतने ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेट मी चेक, इससे अलग भी होते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूटरस, सेरेविक्स, वजाइना, बस। एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम भी एक लेयर होती है शायद से। एंडोमेट्रियम, हाँ ये लेयर एंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं। एंडोमेट्रियम जो कि क्लास 12 का है तो आपके काम का नहीं है। एंडोमेट्रियम, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखो आपको सिर्फ लेबल करना है क्या, ये है यूटरस, ये है सर्विक्स, ये है वजाइना, ये है ओवरी और ये है फैलोपियन ट्यूब। अब देखो सबसे पहले वजाइना से पढ़ते। देखो यहाँ से हमारा पेनिस एंटर करता है और स्पर्म रिलीज करता है। लेकिन वजाइना का जो पीएच होता है, वजाइना का पीएच हाईली हाईली बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है। मतलब इसका पीएच जो रहता है वो अप्रोक्स 13 to 14 के आसपास में रहता है। देखो अब सर्विक्स वॉल होती है, मान लो एक यूट्रस ने क्या किया, एक बेबी को होल्ड कर लिया। अब कहीं बेबी यहाँ से स्लिप करके बाहर ना चला जाए, इसी वजह से सर्विक्स क्या करती है, एक वॉल, एक कोटिंग बना देती है जिससे बेबी क्या रहे, इसी के अंदर स्टोर रहे। ठीक है, देखो अब ओवरी क्या होती है, ओवरी ही एग्स प्रोड्यूस करती है और एग्स प्रोड्यूस होते ही ये फैलोपियन ट्यूब का ये जो ओपनिंग होता है उसको अपने अंदर ले लेता है और यहाँ पे आते आते मान लो यहाँ पे स्पर्म भी आ गया और यहाँ पे इसका फ्यूजन हो जाएगा, फिर वो आएगा यहाँ पे, यहाँ इस वॉल से स्टिक कर जाएगा वॉम्ब में, जिसको हम लोग यूट्रस, मतलब यूट्रस को जिसको हम लोग वॉम्ब, वॉर्म भी बोलते हैं। और यहाँ पे आके स्टिक कर देगा, फिर यहाँ पे उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। अभी हम समझेंगे प्लेसेंटा क्या होता है। यहाँ पे फिर उसका डेवलपमेंट होते होते वो बड़ा हो जाएगा और उसकी बॉडी डेवलप कर जाएगी, फिर वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो पूरी जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इनसाइड द यूटेरस। ठीक है, अब देखो अब हमारा जो ये वजाइना होता है, इसका जो पीएच होता है वो हाईली बेसिक नेचर का होता है, ये आप याद रखना। और जो हमारा फर्टिलाइजेशन ऑलवेज हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, कभी भी वॉर्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऑलराइट, अब देखो हमने प्लेसेंटा की बात की, अब देखो प्लेसेंटा क्या होता है। मान लो ये वॉल ऑफ यूट्रस है एक साइड की, ये वॉल ऑफ यूट्रस है और ये वॉल ऑफ यूट्रस है। हमने ऐसे बनाया था ना यूट्रस, ऊपर का स्ट्रक्चर छोड़ दो या फिर बना ही देते हैं। अब मान लो यहाँ पे जो हमारा जो आके ओवरी जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है वो क्या करेगा, आके यहाँ पे फर्टिलाइज रहे या ना रहे, जो हमारा एग है वो फर्टिलाइज है तब भी आके यहाँ पे स्टिक करेगा और अनफर्टिलाइज है तब भी यहाँ पे आके स्टिक करेगा। स्टिक करने के बाद मान लो अगर वो एग फर्टिलाइज है, जो अनफर्टिलाइज होगा वो 1-2 दिन के बाद बाहर चला जाएगा। पहले ये देखो, ये जो फर्टिलाइज है फर्दर ये डेवलपमेंट करता जाएगा, डेवलपमेंट करता जाएगा, डेवलप कर जाता है। फिर यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, आके इसमें कनेक्ट हो जाती हैं और उसके कुछ दिनों के बाद ये एक मोटी वेसल बन जाती है और इसी वेसल को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि इंटरकनेक्ट करती है बेबी को उसके मदर बॉडी से। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या फंक्शनिंग होता है, ये न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट वैल्यू को भी इनसाइड द बेबी ट्रांसफर करती है और इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी, ये सेम पैसेज है और यहीं से मदर बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। तो बेसिकली प्लेसेंटा क्या होती है, इंटरकनेक्शन बिटवीन मदर बॉडी एंड दी जाइगोट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूट्रस, देखो अब यहाँ पे समझते हैं एक एक पार्ट का मतलब। देखो हमने ओवरी पढ़ा, ओवरी क्या होती है, पेयर में होती है हमेशा और ओवल शेप्ड ऑर्गन होती है, मतलब वो ओवल होती है और लोकेटेड कहाँ पे है, नीचे वाले एब्डोमेन के साइड में लोकेटेड होती है। और वो क्या रिलीज करती है, ओवा रिलीज करती है जिसको कि हम लोग एग बोलते हैं
और ओवरी एक और चीज, जैसे हमारा टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वैसे ओवरी रिलीज करती है ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फीमेल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? देखो, फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? दे आर पेयर ऑफ ट्यूब्स, जैसे पेयर ऑफ ओवरी होती है, ऐसे पेयर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो कि फनल शेप्ड होते हैं और दोनों साइड ओवरी के होते हैं, जो कि ओवा को कैरी करते हैं। ओवा को जो एग ओवरी रिलीज करती है, उसी ओवा को वो कैरी करते हैं। अब यूटरस क्या होता है, जिसको हमने वर्म भी अभी पढ़ा था, ये एक हॉलो प्लेस होता है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग जाके स्टिक कर जाता है। अगर वो अनफर्टिलाइज्ड रहेगा तो कुछ दिन में वो आउट हो जाएगा, अगर वो फर्टिलाइज रहेगा तो वहाँ पे स्टिक कर जाएगा। वजाइना क्या होता है? ये रिसीव करता है स्पर्म से मेल पार्टनर से, स्पर्म रिलीज करता है मेल पार्टनर से, और इसको हम लोग बर्थ कैनाल की तरह ये काम भी करता है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है? जब फ्यूजन होता है किसका? स्पर्म का, जो कि मेल गैमेट है, और ओवा का जो है फीमेल गैमेट, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से फिर इम्ब्रियो बन जाता है। इम्ब्रियो बनने के बाद फिर वो क्या बन जाता है? एक बेबी का शेप लेने लगता है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, What happens when egg is not fertilized? देखो, अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं है, जो ये एग स्टिक किया हुआ ये फर्टिलाइज नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखो, 1-2 दिन तक वो स्टिक रहेगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा? जब जब एग आता है तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो काफी अच्छे खासे ब्लड वेसल से क्या करती हैं? और ज्यादा अपने आप को ब्लड वेसल से बना लेती हैं, और ये आके जब यहाँ पे स्टिक करता है, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो अच्छी बात है, तभी अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज को देंगी। अगर नहीं फर्टिलाइज होता है तो ये ब्लड वेसल्स ब्रेक होके वजाइना के रास्ते बाहर चली जाती हैं, जो कि ब्लड और म्यूकस के लेयर्स जो होते हैं वो ब्रेक करके वजाइना के रास्ते बाहर चले जाते हैं, और ये एवरी 28 डेज में होता है। आप देखो, अगर एग फर्टिलाइज नहीं है तो ये कैसे होगा? देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर करेगी। देखो, अब ये क्या होता है? अगर एग फर्टिलाइज नहीं है तो क्या 1 दिन तक रहता है एग इनसाइड दी बॉडी, और उसके बाद क्या करता है? उसकी नीड नहीं होती है ज्यादा दिनों तक, तो क्या जो लाइनिंग होती है, जो हमारी ओवरी की लाइनिंग होती है, सॉरी, जो हमारी वॉर्म की लाइनिंग, जैसे ये लाइनिंग है जो जिसने अपने आप को बनाया है किससे? म्यूकस और ब्लड से, वो क्या करेगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्रेक करके वो यहाँ पे नीचे निकल जाएगी। देखो, अगर एग फर्टिलाइज नहीं है उस केस में, अगर एग फर्टिलाइज है तो उस केस में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखो, अब ये एवरी 28 डेज पे होता है, एवरी 28 डेज पे। अब कुछ टर्म्स है जैसे कि मीनोपॉज और मिनार्च। मिनार्च क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहली बार आती है, या फिर वो 11 ईयर्स के, या फिर 12 या फिर 13 ईयर्स में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर करती है, तो इसी को हम लोग मिनार्च बोलते हैं। और मीनोपॉज क्या होता है? जब 45 प्लस की एज में, 45 प्लस की एज में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब एग्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो कि इस चैप्टर का बेसिकली मेन मोटो है कि स्टूडेंट्स को अवेयर करना उनके बॉडी पार्ट से, और क्या क्या उनके बॉडीज के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, और क्या क्या उन्हें करना चाहिए इस टाइम पे, क्या नहीं करना चाहिए। सारा चैप्टर ये उसी चीज को डिस्क्राइब करता है। That's why this is my favorite chapter, and many of you, I think, same you are also having. देखो, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे मान लो एक कोई बॉडी है जो कि अब टीनेजर क्रॉस कर चुका है, कोई फीमेल या फिर मेल है, तो वो ऑल एस्पेक्ट मतलब मेंटली, सोशली और फिजिकली वेल बींग होना चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होना चाहिए, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा शो करता है। मतलब मेंटली, सोशली, फिजिकली, चारों तरफ से वो क्या होना चाहिए? मतलब इन चारों तरफ से वेल बींग, तब फिर वो किसके लिए कैपेबल होता है? रिप्रोडक्शन के लिए, तब वो रिप्रोडक्शन के लिए तब वो कैपेबल होता है। ठीक है। अब there are many infection diseases caused by sexual contact called sexually transmitted STD diseases. Example, gonorrhea, साइप्रोफिल्स, HIV, वॉर्ड्स, ये सब कुछ डिजीजेस है जो कि रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के
अंडर में आती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे कुछ एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होते हैं। मान लो किसी एक पार्टनर को है तो उसकी वजह से जो दूसरा पार्टनर होगा उसको भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से कॉज होना पड़ेगा। ये एसटीडीज कुछ बेसिक टाइप्स के होते हैं, मान लो ये वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है। तो इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वायरल कौन कौन सी होती हैं? वायरल हमारी होती हैं HIV और वार्ड्स। ये दोनों क्या है? वायरल। और गोनोरिया, गोनोरिया और साइफिस, ये सब क्या है? बैक्टीरियल है। क्या है? देखो यहाँ पे क्या, HIV और वॉर्ड्स हमारा वायरल डिजीजेज है और जो हमारा गोनोरिया और साइफिस है वो हमारी बैक्टीरियल डिजीजेज है, जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, और इस केस में वायरस वो डिजीजेस कॉज करता है। अब देखो कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिससे कि हम लोग प्रेगनेंसीज और ये सेक्सुअली एसटीडीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और प्रेगनेंसीज को। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आप कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं जैसे कि आप फिजिकल बैरियर्स का यूज करो। फिजिकल बैरियर्स में ये प्रिवेंट करते हैं हमारे स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को। जब स्पर्म और ओवा फ्यूज नहीं होगा, इसके अंदर में लिखते जाओ। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहला फिजिकल बैरियर। देखो फिजिकली बैरियर मतलब फिजिकल बैरियर। अब यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे फ्यूजन ऑफ ओवा स्पर्म को ये क्या करता है? फिजिकल बैरियर स्टॉप कर देता है। कैसे? जैसे फिजिकल बैरियर में आप लोग कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं, क्रूशियल कैप्स का यूज कर सकते हैं, डायफ्राग्राम्स का यूज कर सकते हैं। क्रूशियल कैप्स पेनिस के टिप पे यूज कर सकते हैं आप, जिसकी वजह से जो हमारा एसटीडी और या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है वो कॉज नहीं करता है। अब कुछ केमिकल बैरियर्स भी होते हैं, केमिकल बैरियर्स, ठीक है। केमिकल बैरियर्स क्या कहते हैं? ओरल पिल्स होते हैं। यहाँ पे एक एक लिखते जाओ। यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? कॉन्डम्स का। यहाँ पे ओरल पिल्स का, ठीक है। अब कुछ कॉपर टी लूप्स भी होते हैं जो कि जिसको हम लोग सर्जिकल मेथड के अंडर में लेते हैं। सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में हम लोग सर्जरी के थ्रू वैसेटोमी और ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। वैसेटोमी क्या होता है? जो फीमेल वास देखो जो फीमेल का फैलोपियन ट्यूब होता है उसको हम लोग कट कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफर नहीं, देखो वैसेटोमी क्या होता है? वास डिफरेंशिया को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे उसको सील पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का मूवमेंट नहीं हो पाता और फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा नहीं हो पाता। फिर ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? हमारा जो फीमेल का ओविडक्ट होता है उसको हम लोग कट कर देते हैं या फिर उसको हम लोग बांध देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पर्म और ओवा का फिर से फ्यूजन नहीं हो पाता। कुछ इंट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी होते हैं जिनको हम लोग IUCD भी बोलते हैं। जैसे कॉपर टी लूप हो गया, जिसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं यूट्रस में, प्लेस कर देते हैं हम लोग यूट्रस में। तो यूट्रस क्या करता है फिर? कॉपर टी मतलब कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, जब यूट्रस में वो ऐसा प्लेस कर जाएगा तो यहाँ से एग्स की एंट्री नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग नहीं हो पाएगा। इस केस की वजह से भी हमारा रिप्रोडक्शन एसटीडी और हमारा एसटीडी और हमारा अनवांटेड प्रेगनेंसी भी रुक जाता है। सो दिस वाज द चैप्टर ऑन, मैंने ऐसे टॉपिक्स को भी काफी अच्छे से समझाया जो कि आपको मेजर स्कूलों में ये अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। और मैं देखो बाकी सबके लेक्चर से अगर आप मेरे लेक्चर्स को कंपेयर करोगे तो बाकी सबके लेक्चर्स कई कई टीचर्स होते हैं जो 2-2 3-3 घंटे पीपीटी यूज करके पढ़ाते हैं। तो बताओ बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं? अब बोर्ड्स नजदीक आ गए, आप 2-2 3-3 घंटे अगर आप एक एक चैप्टर को देंगे तो फिर आपके पास इतने एक्सेस टाइम नहीं रहता है।
देखो मेरा लेक्चर कैसा होता है, मैं खुद से यहाँ पे लिखता भी हूँ। इस बार तो मैंने खुद के नोट्स भी बनाए, पहले मैं कभी नोट्स नहीं बनाता था, तो मैंने सोचा इस बार नोट्स बना लूँ, काफी हेल्पफुल रहेगा पढ़ाने में, कोई भी चीज स्किप नहीं करेगी। तो इस बार मैंने नोट्स बनाया खुद से। देखो मेरे पास खुद का टाइम नहीं होता, मैंने आपको शेड्यूल भी बताया हुआ है, मैं बिजी रहता हूँ इतना ज्यादा, फिर भी मैंने नोट्स बनाया। और ऐसे चैप्टर को जो कि स्कूल में भी काफी अच्छे से टीचर्स नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन भी काफी अच्छे से टीचर्स नहीं पढ़ाते। बेसिकली बहुत कम टीचर्स मिलेंगे जो आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ाएंगे, और कुछ कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं तो ऊपर ऊपर से छोड़ देते हैं, कहते हैं खुद से पढ़ लेना। अब बताओ, बच्चा खुद से समझ बच्चा इतना अगर कैपेबल रहता खुद से समझने लायक, तो वो खुद टीचर नहीं होता। तो ऐसे केसेस आते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट, एंड आई नो मेरे इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर से बाहर से एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और मैंने इसमें कुछ एडिशनल्स भी बताए जो कि आपको क्लास 12 के लिए भी, जो लोग बायो से परस्यू करेंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। So this was the lecture. If you're still having any doubt, you can ask me in comment, and rate me. And if you like my efforts, please like, share, subscribe the channel, and bye bye.